नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फागी। हमने पिछले ई लेक्चर में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा की थी। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन और भारतीय राजनीति पर आज हमारा ध्यान रहेगा। 1935 के अधिनियम की क्रियान्विति और उसका प्रभाव। 1935 के अधिनियम के अनुसार जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस ने भाग लिया। 1937 में 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। उनके द्वारा अनेक जनहितकारी कार्य किए गए। कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल बना ना, उन्होंने काफ़ी जनता के हित में कानून पास किए। लेकिन इसी समय युद्ध प्रारंभ हो गया और वायसराय द्वारा भारत की ओर से युद्ध की घोषणा और प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र कि 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। भारत के वायसराय ने भारतीय सेनाओं को अंग्रेजों का साथ देने के लिए जर्मन के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। उसमें उन्होंने भारतीय नेताओं से, भारतीय जो कांग्रेस के जो मंत्री थे या केंद्रीय विधानसभा से, इनसे कोई परमिशन नहीं लिया और इन्हें बिना पूछे ही भारत को जर्मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के उद्देश्य स्पष्ट करे और आश्वासन दे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। ब्रिटिश शासन द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिए जाने पर कांग्रेस कार्य समिति ने 22 अक्टूबर 1939 को प्रस्ताव पास कर प्रांतों के कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल थे उन्हें त्यागपत्र देने को कहा और इसके प्रत्युत्तर में 8 प्रांतों के जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया। अब कांग्रेस का सहयोग का प्रस्ताव अंग्रेजों को दिया गया और कांग्रेस सहयोग के लिए 2 शर्तें उन्होंने बताई कि युद्ध के बाद भारत का पूर्ण स्वाधीनता का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए और तत्कालीन कदम के रूप में केंद्र में मिलीजुली अस्थायी सरकार स्थापित की जाए जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो, तो हम युद्ध में आपका साथ देंगे। अब बात आती है अगस्त प्रस्ताव 1940 की कि ब्रिटिश शासन विशेष रूप से जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चर्चिल भारत के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे, लेकिन युद्धकालीन परिस्थितियों ने उन्हें विवश कर दिया कि भारतीयों को विश्वास में लेना होगा। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक वक्तव्य दिया जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना ब्रिटिश साम्राज्य का लक्ष्य है। कि लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का क्या रख दिया कि भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार तथा उसमें कुछ भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी भारतीयों की ही होगी। युद्ध परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जाएगी। भारत को ब्रिटिश मंत्रिमंडल में स्वतंत्र तथा समान साझेदारी ब्रिटिश शासन का लक्ष्य बताया गया। अगस्त प्रस्ताव ने भारतीय नेताओं को बिल्कुल निराश किया, असंतुष्ट किया। वे अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की मांग कर रहे थे, परंतु कार्यकारिणी परिषद में विस्तार की बात ही स्वीकार की गई। यह प्रस्ताव नितांत असंतोषजनक था और कांग्रेस के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के शुरू करने के 3 कारण कांग्रेस ने बताए।
पहला कि कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। दूसरा, जो प्रस्ताव थे उसके विरुद्ध विचार करने की स्वतंत्रता का निषेध कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भारत अपनी इच्छा से युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ है। विनोबा भावे के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें सम्मिलित हुए। शीघ्र ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया और मई 1941 तक लगभग 1400 सत्याग्रही जेल में डाल दिए गए। इनमें 6 प्रांतों के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, 29 मंत्री, 290 प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य इसमें सम्मिलित हुए। अब वायसराय की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया जाता है। इसमें 5 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। 13 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद में अब 8 भारतीय सदस्य हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग जैसे प्रतिरक्षा, गृह विभाग, वित्त विभाग ये अभी भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने सदस्य यहाँ भेजने से इनकार कर दिया, इसलिए वायसराय के तो और ज़्यादा अच्छा हो गया और उन्होंने अपनी पसंद से उन व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया जो उनके यस मैन थे। अब क्योंकि मजबूरी हो गई थी इसलिए सत्याग्रहियों की रिहाई और सत्याग्रह का स्थगन करना पड़ा। कि 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी जहाज पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के साथ ही जापान भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। इससे युद्ध भारत के दरवाजे तक आ पहुंचा। ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन सरकार से आग्रह किया कि सत्याग्रहियों को रिहा किया जाए और भारत के साथ एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण तैयार करके उनसे वार्तालाप प्रारंभ करें। दिसंबर 1941 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद को रिहा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। भारत की सुरक्षा भी संकट में थी, इसलिए दिसंबर में के अंतिम सप्ताह में बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाता है और संभावित संकट से देश की रक्षा के लिए उचित संगठन स्थापित करने का निश्चय किया जाता है। अब ब्रिटिश सरकार ने भारत को सहयोग देने के लिए क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। कि युद्ध के प्रारंभिक चरणों में ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। 1941 में जब जापानी सेना ने ब्रह्मा में भारत की सीमा तक आ पहुंची तो ब्रिटिश सरकार को चिंता हुई कि भारत की रक्षा का कार्य भारत की राजनीतिक शक्तियों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री चर्चिल ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचते हैं और 30 मार्च को एक प्रस्ताव देते हैं जिसके 2 पक्ष थे। एक तात्कालिक पक्ष जिसको कहा गया कि आंतरिक योजना और दूसरा दीर्घकालीन पक्ष जो आगे की योजना बताएगा। जो तात्कालिक पक्ष तांत्रिक योजना थी उसके अनुसार युद्ध होते रहने पर सुरक्षा विभाग ब्रिटिश शासन के अधीन रहेगा और अन्य सभी विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे और युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता देने का वादा सम्मिलित किया गया। कोई डेट नहीं बताई उसमें कि इस समय कर देंगे। इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक की संज्ञा दी। नेहरू जी ने क्रिप्स को शैतान के वकील की संज्ञा दी और कांग्रेस तथा भारत के अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा भी क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन की एक तरह से तैयारी हो चुकी थी, सारे प्रयास विफल हो गए थे। तो आंदोलन के कारण पहला है कि क्रिप्स योजना जो असफल और निराशा का वातावरण उत्पन्न किया। क्रिप्स मिशन ने संपूर्ण जो क्रियाकलाप थे एक राजनीतिक धूर्तता मात्र थी जिसका उद्देश्य अपने युद्ध सहयोगियों विशेष रूप से अमेरिका और चीन को संतुष्ट करना था और पूर्व अनुमानित असफलता का उत्तरदायित्व तो भारतीय जनता पर डालना था। ये उनका उद्देश्य था। ये धूर्तता थी उनकी। कि आज़ाद के शब्दों में कि मिशन एकमात्र कार्य भारत ब्रिटेन संबंधों पर अत्यधिक तीव्र आघात था। दूसरा कारण है ब्रह्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। कि ब्रह्मा पर जब जापान ने विजय प्राप्त कर ली तो
के बाद जब भारतीय शरणार्थी वहाँ से आए तो उन्होंने भारत आकर अपनी दुख भरी कहानियाँ भारतीयों को सुनाई। भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था जैसे वे किसी घटिया जाति से संबंधित हो। तो गांधी जी को जब ये जानकारी हुई तो उन्हें बड़ा दुख लगा। तीसरा कारण है पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य, कि सरकार ने पूर्वी बंगाल को सैनिक उद्देश्यों के लिए अनेक किसानों की भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया। साथ ही सैकड़ों जो देशी नाव थी उनको नष्ट कर दिया गया, जिससे हजारों परिवार पलते थे, उनका रोजगार था। शासन ने इस कार्य से लोगों में बहुत निराशा और दुख बढ़ा। चौथा कारण शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, कि युद्ध की स्थिति और वस्तुओं के दाम अत्यधिक बढ़ जाने से लोगों को अपनी ये जो करेंसी, जो कागज़ के नोट थे, उन पे विश्वास उठता जा रहा था। मध्यम वर्ग की स्थिति विशेष रूप से खराब थी। पांचवा कारण है जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास, कि जापान के द्वारा सिंगापुर, मलाया, ब्रह्मा में अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया गया था। प्रतिक्षण भारत पर जापानी आक्रमण का भय बढ़ता जा रहा था। गांधी और अन्य भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। यदि अंग्रेज शासक के रूप में भारत छोड़कर चले जाएं तो शायद जापान का आक्रमण न हो। हरिजन में गांधी जी ने एक लेख लिखा और उसमें कहा कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैंड को भारत छोड़ देने में ही है। यानी कि ये भारत छोड़ो आंदोलन की एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। अब आंदोलन पर चर्चा करने के लिए जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में एक बैठक होती है। उसमें गांधी जी ने के इन विचारों का समर्थन किया जाता है और भारतीय समस्या का हल अंग्रेजों को भारत छोड़ देने में ही है। 14 जुलाई को कार्य समिति ने इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया जो वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन का अति शीघ्र अंत होना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता न केवल भारत के हित में आवश्यक है बल्कि संसार की सुरक्षा के लिए नाजीवाद, फांसीवाद और अन्य प्रकार की जो भी साम्राज्यवाद एवं एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के आक्रमण का अंत करने के लिए आवश्यक है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मलाया, सिंगापुर और ब्रह्मा पर जो बीती है वह भारत पर भी बीते। जब वर्धा प्रस्ताव पास हो गया तो कांग्रेसी जो नेता थे वो जन जागृति और अधिक प्रबल करने के प्रयत्न में लग गए। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण में कहा कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई में एक सभा में कहा कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु बड़ा भयानक होगा। यानी कि आंदोलन की एक पूरी रूपरेखा तैयार उनके दिमाग में कर ली थी। सरकार ने भी संभावित जन आंदोलन को कुचलने का निश्चय कर लिया था। अब अगस्त 1942 का भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होता है। 8 अगस्त को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व की निगाहें इस अधिवेशन पर लगी हुई थी कि भविष्य के इतिहास तथा घटनाओं ने इस अधिवेशन को एक ऐतिहासिक अधिवेशन की संज्ञा दी। इस समिति ने व्यापक विचार विमर्श के उपरांत भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया कि यह कार्य समिति 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव का समर्थन करती है तथा उसका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अंत भारत के लिए और मित्र राष्ट्रों के आदर्श के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य और स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। गांधी जी ने इस समय कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख 70 मिनट तक भाषण दिया, जिसके विषय में पट्टाभी सिद्धरामैया जी कहते हैं कि वास्तव में गांधी जी उस दिन एक अवतार, एक पैगंबर की प्रेरक शक्ति
से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। अपने इस दिव्य भाषण के अंत में गांधी जी ने भारतवासियों को डू एंड डाई यानी करो या मरो का ऐतिहासिक प्रसिद्ध जो नारा या संदेश दिया कि अब भारतवासियों द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। किंतु उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह यह नहीं चाहते कि उनके द्वारा की गई जो भी कार्यवाही हो वो हिंसा का रूप ग्रहण करे, यानी कि गांधी जी अभी भी अहिंसक आंदोलन चलाने के ही पक्षधर थे। अगस्त क्रांति प्रारंभ होती है और उधर शासन का दमन चक्र भी प्रारंभ होता है कि 9 अगस्त को प्रातःकाल महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में बंदी बनाया गया और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य जो सदस्यों को अहमदाबाद नगर के दुर्ग में बंदी बनाया गया। 8 अगस्त की रात्रि को शासन द्वारा एक विज्ञप्ति प्रसारित की गई जिसमें कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले कार्यक्रमों का उल्लेख था। इस विज्ञप्ति के अनुसार रेल की पटरियों को तोड़ा जाना, टेलीफोन व टेलीग्राम के तारों को तोड़ा जाना कांग्रेस के कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैं। मार्गदर्शन के अभाव में, क्योंकि सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जनता जो थी वो जन विद्रोह का रूप ले लिया। जनता ने सरकार की नीतियों का विरोध करने के अभिप्राय से जुलूस निकाले, सभाएं की तथा हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों पर कठोर प्रहार किया। कहीं कहीं तो गोलियों का भी प्रयोग सरकार के द्वारा किया गया। सरकार ने दमन चक्र के कारण शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन हो रहा था वो अब जनता ने सोचा कि अब हमें कुछ और करना होगा, तो जनता ने बाध्य होकर हिंसात्मक कार्य करने प्रारंभ कर दिए। संचार साधन भंग कर दिए गए, रेलवे व पुलिस स्टेशन जला दिए गए। जैसे जमशेदपुर, बम्बई व अहमदाबाद के मजदूरों ने हड़ताल की। लगभग 1 सप्ताह के लिए मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर तथा अमृतसर में सार्वजनिक जीवन बिल्कुल ठप हो गया। कई स्थानों पर ब्रिटिश शासन का बिल्कुल ही अंत कर दिया गया। समानांतर सरकारें स्थापित की गई। संयुक्त प्रांत के बस्ती जिले में, बम्बई में सितारा में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और बिहार के कुछ भागों में ऐसा किया गया। आंकड़ों के अनुसार 1942 के आंदोलन में पुलिस और सेना द्वारा 538 बार गोलियां चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप 950 व्यक्ति मारे गए, 1360 व्यक्ति घायल हुए, 60,229 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 200 के लगभग रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिए गए, 550 के लगभग डाक खानों पर हमला किया हुआ, 3500 स्थानों पर तार और टेलीफोन की लाइनों को काट दिया गया, 70 थाने और 85 अन्य सरकारी भवनों को जलाकर राख कर दिया गया। इस तरह से सरकार द्वारा दमनकारी तरीके से दमन होना प्रारंभ हुआ। इसका खुला विरोध हुआ और लेकिन सरकार ने विद्रोह को दबा लिया। आंदोलन अब भूमिगत हो गया और भूमिगत आंदोलन को जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादी नेताओं ने इसका नेतृत्व भूमिगत रहकर किया। अब बात आती है कि विभिन्न दलों की इस आंदोलन के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही। समाजवादी नेता तो आंदोलन के संबंध में पूर्णतः कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन साम्यवादियों द्वारा देश के लिए घातक नीति अपनाई गई और उनके कार्यों से सिद्ध कर दिया कि उनकी भक्ति अपनी मातृभूमि के स्थान पर तथाकथित सर्वहारा वर्ग की भूमिका के प्रति ही है। 1941 में जैसे ही सोवियत रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ, भारतीय समाजवादियों के लिए कल तक का साम्राज्यवादी युद्ध अब अचानक लोक युद्ध में परिणत हो गया। साम्यवादी दलों ने लीग के साथ गठबंधन कर उनकी पाकिस्तान संबंधी जो तथा कांग्रेस को आंदोलन स्थिर करने के लिए सलाह दी। मुस्लिम लीग ने कहा कि इस आंदोलन कांग्रेस ने आंदोलन स्थिर करने की सलाह दी। मुस्लिम लीग ने कहा कि इस आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है और इस कारण यह आंदोलन मुसलमानों के लिए भी घातक है। मिस्टर जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस के साथ उसी समय सहयोग किया जा सकता है जबकि कांग्रेस पाकिस्तान के निर्माण की बात स्वीकार कर ले।
हिंदू महासभा के नेता सावरकर ने के द्वारा भी गांधी जी की नज़रबंदी के लिए हिंदुओं से अपील की गई कि उनके द्वारा कांग्रेस के आंदोलन में सहयोग नहीं दिया जाना, यानी कि हिंदू महासभा भी कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी। आंदोलन के परिणाम। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अब तक किए गए आंदोलनों में सबसे विशेष और भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए गए महानतम प्रयासों में से एक है। आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था और इस बात को स्वीकार करना होगा कि आंदोलन द्वारा तत्काल ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त न कर सकने या जिसे आंदोलन की सफलता कहा जाता है के कारण कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है, आंदोलन के संगठन में कमियां थी। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, लेकिन इसके पूर्व में कोई व्यापक तैयारी नहीं की गई थी। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। दूसरा, सरकारी सेवाओं और उच्च वर्ग की वफादारी। देशी रियासतों ने के जो नरेश थे, वहाँ के राजा थे, सेना, पुलिस, उच्च अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, ये आंदोलन काल में सरकार के प्रति पूर्ण वफादार बने रहे और इससे भारत में ब्रिटिश शासन जो है बेरोक टोक चलता रहा। तीसरा कारण है असफलता का कि आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना शक्ति थी। आंदोलनकारियों की न तो कोई गुप्त व्यवस्था थी, ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने की कोई साधन थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी ब्रिटिश शासन की तुलना में बहुत कम थी। तो आंदोलन एक अवांछनीय परिणाम ये भी रहा कि लीग की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती गई, जो बाद में भारत के विभाजन में काम आई। और अंत में आंदोलन का महत्व या उसकी उपयोगिता कि आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर अब लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं रहा। AC बनर्जी कहते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त कर दी गई और अब उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था और इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में ब्रेस्टले के पतन या सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह क्रांति जनता में उत्साह में एक नवीन उत्साह तथा गरिमा की सूचक थी। इस आंदोलन ने एक ऐसी चेतना उत्पन्न कर दी जिसके परिणाम स्वरूप 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर और ज़्यादा चोट पहुंचाई। इस आंदोलन के द्वारा कुछ अन्य जो तत्वों के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड में लोकमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की।